हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स को मैं डॉक्टर मनोरमा त्यागी आज पेपर फर्स्ट का आपको चैप्टर पढ़ाऊंगी। व्यक्तित्व व्यक्तित्व का चैप्टर शुरू करा चुकी हूँ पहले वीडियो में मैं आपको, और इससे पहले वीडियो में मैंने आपको व्यक्तित्व के सिद्धांत बताए थे, जिसमें कैटल का सिद्धांत, आलपोर्ट का सिद्धांत जो कि शील-गुण सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, इसके अलावा मैककेयर और कोस्टा का सिद्धांत मैंने कराया था। आज मैं आपको व्यक्तित्व के मापन की विधियां बताऊंगी कि व्यक्तित्व का मापन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। यूँ तो व्यक्तित्व के मापन की बहुत सारी विधियां हैं और सभी विधियों का अपना अलग अलग महत्व है। और सबसे पहली जो विधि है वो मैं आपको प्रक्षेपी विधियों के बारे में बताऊंगी, जिसको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। फ्रॉयड ने सबसे पहले प्रोजेक्टिव शब्द का प्रयोग या प्रक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने मनोरचना के रूप में इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रोजेक्शन का मतलब है व्यक्ति जब अपनी आंतरिक भावनाओं को, अपने विचारों को, संवेगों को जब बाहर की स्थितियों में प्रत्यारोपित कर देता है तो वो प्रोजेक्शन कहलाता है। प्रक्षेपण क्या है? प्रक्षेपण की अनेक मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषा दी है। जैसे आइजनिक और उनके साथियों का कहना है, 1972 में उन्होंने ये परिभाषा दी कि प्रक्षेपण विधियां वह मनोवैज्ञानिक विधियों का समूह है जिसमें प्रयोज्य उद्दीपक सामग्री के प्रति स्वतंत्र रूप से तथा असीमित तरीके से अनुक्रिया करता है या संगठित करता है। इस प्रकार प्राप्त उत्तरों के आधार पर यह प्रयोज्य के मौलिक व्यक्तित्व संरचना और अभिप्रेरणाओं के प्रकाशन का दावा करती है। इस परिभाषा में जो प्रक्षेपी विधियों के बारे में पूरी तरह से विस्तार से बताया गया है कि प्रक्षेपी विधियां वो विधियां हैं जो व्यक्ति जिनके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को और अपनी भावनाओं को असीमित तरीके से, मतलब अननोइंगली या बिना सोचे समझे वो उसको प्रतिक्रिया के रूप में प्रदर्शित कर देता है। और सामान्य रूप से देखा जाए कि प्रक्षेपण एक परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति जो कुछ वो अपनी भावनाएं, जो विचार दमित कर चुका है, उनका वह प्रक्षेपण कर देता है। जैसे एक कैमरा है, कैमरे में जैसे हर चीज़ प्रोजेक्टर जैसे प्रोजेक्ट करता है हर चीज़ को, उसी प्रकार से जो प्रक्षेपी विधियां हैं वो व्यक्ति की आंतरिक जो व्यक्तित्व की संरचना है उसको प्रदर्शित करती है। तो व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं, प्रक्षेपी विधि, बहुत तरह की प्रक्षेपी विधियों का वर्णन किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है रोशा शाही धब्बा परीक्षण, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हरमन रोशा ने 1929 में किया। इस परीक्षण के माध्यम से व्यक्ति की दमित इच्छाओं, कुंठाओं, भावनाओं के पहलुओं को आसानी से समझा जा सकता है और इस परीक्षण के द्वारा किसी भी समाज या संस्कृति के व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। इस परीक्षण में कुल 10 कार्ड्स हैं जिन पर शाही के धब्बों से कुछ आकृतियां बनी हुई हैं। शाही के धब्बे गिराकर ये आकृतियां बनी हुई हैं और ये अनिश्चित आकृतियां हैं, अस्पष्ट आकृति हैं। इन शाही के धब्बों को देखकर जो प्रयोज्य है या जिसके व्यक्तित्व का मापन हम कर रहे हैं उसको ये बताना होता है कि इन शाही के धब्बों में उनको क्या दिखाई दे रहा है, उसे प्रतिक्रिया देनी होती है। और जो भी उसको उस चित्र में दिखाई दे रहा है वो उसको एक निर्धारित प्रपत्र पर नोट कर लिया जाता है उससे पूछकर, और जो प्राप्त उत्तर हैं उनका फिर फलांकन किया जाता है। फलांकन करने के लिए अनेक आधार हैं। सबसे पहले कि स्थल या लोकेशन, कि व्यक्ति ने जो कार्ड पर दिखाई देने वाली जिस वस्तु का उसने नाम लिया वो कार्ड के किस स्थान पर है, अर्थात पूरे कार्ड में वो वस्तु उसे दिखाई दे रही है या कार्ड के कुछ हिस्से में उसको वो वस्तु दिखाई दे रही है, तो किस विशेष स्थान पर उस वस्तु को वो देख रहा है। तो लोकेशन का पता लगाते हैं इसमें। इसके बाद है प्रतिक्रिया, कि प्रतिक्रिया के रूप में उसने क्या कहा,
कि कार्ड में बने शाही के धब्बे को देखकर उसने क्या बताया, उसने क्या प्रतिक्रिया दी कि वो कोई उस पे जानवर का चित्र है या कोई शरीर का अंग है जो उसे दिखाई दे रहा है, फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, किडनी दिखाई दे रही है या कोई पेड़ पौधा पत्ता दिखाई दे रहा है। तो प्रतिक्रिया जो भी देता है वो प्रतिक्रिया के कॉलम में उसको नोट कर लिया जाता है। तीसरा है कंटेंट या विषय वस्तु, अर्थात प्रयोज्य जो है वो कार्ड में किस वस्तु या व्यक्ति को देखता है। यदि वह मनुष्य देखता है तो एच लिखा जाता है ह्यूमन, और पशु को देखता है तो एनिमल लिखा जाता है। तो कंटेंट या विषय वस्तु क्या है, उसने जो कुछ देखा कार्ड में उसकी विषय वस्तु या कंटेंट को नोट किया जाता है। यदि मानव के किसी अंग को देखता है वो, जैसे कोई वो बताता है कि इसमें मुझे फेफड़े दिखाई दे रहे हैं या मुझे इसमें किडनी दिखाई दे रही है, तो उसके लिए एच डी के रूप में उसकी प्रतिक्रिया को नोट किया जाता है। अगला जो चौथा है वो है निर्धारक या डिटर्मिनेंट, कि अर्थात शाही के धब्बे की किस विशेषता के कारण व्यक्ति को वो वस्तु दिखाई दे रही है। मतलब किस वजह से उसको, अगर वो उसमें पेड़ कोई देख रहा है तो पेड़ किस वजह से उसको दिखाई दे रहा है, क्या उसकी आकृति पेड़ जैसी है, उसका रंग पेड़ जैसा है। तो निर्धारक के रूप में उसको ये बताना होता है कि किस किस वजह से उसको वो वस्तु वो दिखाई दे रही है। डिटर्मिनेंट्स। तो इन चार आधारों पर प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करने के पश्चात उनकी व्याख्या की जाती है, और व्याख्या करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। उसके आधार पर रोशा शाही धब्बा परीक्षण के अतिरिक्त एक और शाही धब्बा परीक्षण भी है जो कि हॉल्जमैन ने 1961 में बनाया। उसे हॉल्जमैन इंक ब्लॉट टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इस परीक्षण के 2 फार्म हैं, प्रत्येक फार्म में 45 कार्ड्स हैं। तो ये रोशा शाही धब्बा परीक्षण हुआ। दूसरा जो परीक्षण है प्रोजेक्टिव टेक्निक या प्रक्षेपण जो विधि है वो है मरे का प्रसंग बोध परीक्षण, मरेज थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट। इस परीक्षण का निर्माण अमेरिका के प्रसिद्ध हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हेनरी मरे ने 1935 में किया। नैदानिक परीक्षणों में इस परीक्षण का मुख्य स्थान माना जाता है, और मार्गरेट और मरे का कहना है कि यह परीक्षण इस तथ्य पर आधारित है कि व्यक्ति प्रायः अस्पष्ट सामाजिक स्थितियों से एकात्मकता कर लेता है और स्वयं का प्रक्षेपण करने के लिए एक काल्पनिक कहानी का सहारा लेता है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में वह अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर देता है। कहने का मतलब ये है, मरे ने ये कहा है कि ये जो प्रसंग बोध परीक्षण है इसमें व्यक्ति कुछ अस्पष्ट सी सामाजिक परिस्थिति देखता है, मतलब अस्पष्ट परिस्थिति को देखता है और उसमें वो अपने स्वयं को रख कर सोचता है कि जैसे वो घटना उसके बारे में घटित हो रही हो, और वो एक काल्पनिक कहानी का निर्माण करता है और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का जो है वो विश्लेषण किया जाता है। इस परीक्षण में 31 कार्ड्स हैं, इसमें एक खाली कार्ड है और 30 पर अस्पष्ट से चित्र बने हुए हैं, और सफ़ेद गत्ते के ये बने हुए कार्ड हैं। इनके पीछे क्रम संख्या लिखी हुई है 1 से 10 तक। इसी क्रम से कार्ड प्रोजेक्ट के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। सबसे पहले नंबर 1 का कार्ड, फिर नंबर 2 का कार्ड, फिर 3, इस तरह से 10 के 10 कार्ड जो हैं वो प्रस्तुत किए जाते हैं, और उससे ये कहा जाता है कि उस कार्ड में उसे क्या दिखाई दे रहा है, एक कहानी बनाने के लिए उसको कहा जाता है। 10 कार्ड स्त्रियों के लिए हैं, 10 कार्ड पुरुषों के लिए और 10 दोनों के लिए हैं। इस तरह से 30 कार्ड हैं। प्रशिक्षण के वास्तविक जो हम प्रशासन करते हैं उसमें करीब 1 घंटा लगता है। कार्ड क्रम से प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं और उनसे कहानी लिखने को कहा जाता है। कहानी में 4 बातों का ध्यान रखना होता है लिखते समय, कि चित्र में क्या हो रहा है, इससे पहले क्या घटित हो चुका है, चित्र में कौन कौन लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, और उनका उस कहानी का अंत क्या होगा। तो इन आधारों पर उसको प्रत्येक कार्ड को देखकर कहानी बनानी होती है। और जो खाली कार्ड है एक सफ़ेद,
उसमें वो अपने मन से स्वयं कोई कहानी बनाकर लिखता है। तो कहानी लिखने के बाद विश्लेषण किया जाता है कहानी का, और व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाया जाता है। कहानी का जो विश्लेषण है वो अनेक आधारों पर किया जाता है। जैसे सबसे पहला है नायक, कि उस कहानी में जो नायक है, हीरो, हीरो कौन है। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति जो हीरो के स्थान पर अपने आप को स्वयं को रख कर देखता है, जो भी वो कहानी बनाता है, और उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेता है हीरो के साथ। दूसरा है आवश्यकता या नीड, कि नायक नायिका जो नायक है या जो हीरो है उसकी क्या आवश्यकताएं हैं। आवश्यकताएं अनेक हो सकती हैं, जैसे उसकी उपलब्धि, संबंध, उसका प्रभुत्व, इस तरह की आवश्यकता, कि हीरो की आवश्यकताएं क्या हैं, इसमें ये देखा जाता है। अगला है दबाव या प्रेशर। इससे तात्पर्य है कि वातावरण संबंधी कौन कौन से दबाव हैं वो कहानी में दिखाई दे रहे हैं, जो प्रयोज्य बताता है कौन कौन से प्रेशर्स जो हैं वो उसके ऊपर हैं, बाहरी प्रेशर्स जो हैं। उसके बाद है थीम, कि कहानी की मुख्य थीम क्या है, उसकी मुख्य स्टोरी क्या है, ये देखा जाता है। थीम कहानी का वो केंद्रीय भाग होता है जिसके चारों ओर कहानी घूमती है। और अंत में परिणाम, परिणाम से मतलब है कि कहानी का अंत क्या बताया है प्रयोज्य ने, और इस तरह की जो कहानी का अंत है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है। इन सभी आधारों पर व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता है: नायक, आवश्यकता, दबाव, थीम और परिणाम। तो इस प्रकार से भारत की उमा चौधरी कोलकाता ने टीएटी का भारतीय अनुकूलन भी किया इसका, और एक विश्वसनीय और वैध परीक्षण का निर्माण किया। तो मरे का ये टीएटी, जिसका नाम है थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट, ये व्यक्तित्व मापन का एक बहुत ही विश्वसनीय और बहुत ही लोकप्रिय ये एक टेस्ट है, जिसका ज़्यादातर प्रयोग जो है वो नैदानिक क्षेत्र में और काउंसलिंग एंड गाइडेंस के क्षेत्र में इसका प्रयोग अधिकतर किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में 2 प्रकार की विधियां आपको बताई। पहला रोशा शाही धब्बा परीक्षण, और दूसरा मरे द्वारा बनाया गया प्रसंग बोध परीक्षण। मैं समझती हूँ ये टॉपिक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अगली जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हैं उनके बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।